देखिए बेटा हम लोगों ने कल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे। कॉन्सेप्ट हमारे पास ये था, नो कंसीडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। इसकी हमने एक सेक्शन पढ़ी थी कल कि अगर आप नेचुरल ऑफ मैन्युफैक्चर की बेस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसको राइटिंग और रजिस्ट्रेशन में लेके आते हैं, तब वो आपका बेशक कंसीडरेशन ना हो, फिर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखते थे जनाब, आपके पास यहाँ पे पहले मौजूद है कि नेचुरल ऑफ मैन्युफैक्चर की बेस पे जो भी आप एग्रीमेंट करेंगे विदाउट कंसीडरेशन, अगर वो राइटिंग और रजिस्ट्रेशन में है तो वो क्या होगा, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, अब सेकंड नंबर पे कहता है जी दूसरी इसकी एक्सेप्शन क्या है जी? दूसरी इसकी एक्सेप्शन ये है कि आप किसी के साथ प्रॉमिस करें। किस चीज का प्रॉमिस? एग्रीमेंट करें। किस चीज का एग्रीमेंट? कि उस बंदे ने आपके लिए बगैर किसी लालच के, बेलौस होकर आपके लिए कोई काम किया हो और उस काम को कंपनसेट करने का आप जो है उसके साथ वादा करें। तो कानून कहता है कि ये इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं ये आपके पास बिल्कुल वैलिड है। मिसाल के तौर पर हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है गेट के। अब मैंने देखा जो साबिर भाई हैं वो गाड़ी को धो रहे हैं। मैंने साबिर भाई को देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। साबिर भाई आए, मैंने कब बुलाया, आए मेरे पास। मैंने कहा साबिर भाई आप गाड़ी धो रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको कल 5,000 रुपये दूंगा। अब ये 5,000 मैं किस लिए दे रहा हूँ? साबिर भाई को मैंने काम नहीं कहा था, उसके साथ मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, मैं 5,000 सिर्फ उनको एम दे रहा हूँ खुश होके। साबिर भाई ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मतलब कंसीडरेशन क्या था? एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। मेरी डिजायर तो नहीं थी कि वो गाड़ी को धोए, लेकिन उसने क्या किया, उसने कोई काम कर रहा था अपनी मर्जी से बेलौस होकर। उसको नहीं पता था कि उसको मैं पैसे दूंगा इस चीज को करने में। बेलौस होकर वॉलंटरीली उसने काम किया और मैंने क्या किया जी, मैंने कहा कि जी मैं आपको कल 5,000 रुपये दूंगा। कल जनाब अगले दिन में आया, मुझे कहता सर आपने कहा था 5,000। मुझे थोड़ा सा गुस्सा था, मैंने कहा भाई भाग जाओ यहाँ से, कोई पैसा नहीं मेरे पास। वो पहुंच गया अदालत। अच्छा कहता है कि सर ने मेरे साथ वादा किया था, एग्री किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 5,000 दूंगा। मैं कोर्ट में गया, मैंने कहा सर ये बकवास करता है, 5,000 का मुझे बताइए कौन सा एग्रीमेंट है? मैं तो उसके बख्शीश के तौर पर दे रहा था। अभी कह रहे कि 5,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो फिर कोर्ट ने मुझे कहा सीधे साहब शर्म करें, एक्सेप्शन। एक तो 5,000 देने का वादा करते हैं, उसके बाद फिर मुकर भी जाते हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। मैंने कहा सर कैसे? कहता जाके पढ़ना, कंसीडरेशन नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी एक्सेप्शन में क्या? प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विस। कहता जी एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन शैल नॉट बी वॉइड इफ इट इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट a person who has already voluntarily done something for the promisor or something which the promisor was legally compellable to do। समझ आ गई बात की? कि जनाब अगर आप किसी के साथ ये प्रॉमिस करते हैं, एग्री करते हैं कि सर मैं आपको कंपनसेट करूंगा, किस चीज की कंपनसेशन? कि आपने मेरे लिए कोई बगैर किसी लालच के, बगैर कोई मतलब बिल्कुल बेलौस होकर मेरे लिए कोई काम किया, उस काम की कंपनसेशन। गॉट इट? अब जरा इसकी एग्जांपल देखते हैं। कहता जी अमीर फाइंड्स बुशराज पर्स एंड गिव्स इट टू हर। अब अमीर को जनाब बुशरा का पर्स मिला, उसको दे दिया। अब उसने बगैर किसी लालच के, बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के दिया। कहता जी बुशरा प्रॉमिसेस टू गिव अमीर ₹5,000। बुशरा ने कहा कि तुम टेंशन लो, तुम्हें 5,000 दूंगी। आगे क्या हुआ जी? नाउ दिस प्रॉमिस ऑफ बुशरास इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब बुशरा अगर 5,000 नहीं देती तो फिर जनाब लग पता जाएगा सर तो दिन में लोग भी इतने कॉन्ट्रैक्ट करते होंगे। जी 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 बिल्कुल। और हमारा लैक ऑफ नॉलेज है ना बेटा, हमारा लैक ऑफ नॉलेज। हम छोटे होते कहा करते थे ना, जमीन पे किसी के पैसे पड़े थे उठा लेने और पॉकेट में डाल के कहना पंजाबी में, लंबी चीज खुदा दी ना तेरे दी ना पाली। ये कह देना ही काफी होता था कि जनाब एक चीज बंदे को मिल गई, अब ये चीज उसकी है। लोग कहते हैं कि ये बकवास नहीं होती। जब कोई चीज आपको मिल जाती है तो आपके और उसके ट्रू ओनर के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आप उसको चीज वापस करेंगे। ठीक है?
तो ये हम डेली बेस पे, डेली रूटीन में पता नहीं कितने हम लोग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं। इसका सबूत तो कोई नहीं है इसका प्रॉमिस किया रिटर्न। एक बात अपने माइंड में, मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ, एक बात अपने माइंड में बेटा बिठा ले, यू आर जज, यू आर नॉट लॉयर। आपको कुछ साबित नहीं करना, आपको जजमेंट देनी है। चीज आपके सामने, केस आपके सामने रख दिया गया, बुशरा ने कह दिया कि मैं 5000 दूंगी, इट मींस कि आपके सामने सारा कुछ चल रहा है, ये साबित हो चुका है कि बुशरा ने कहा 5000 दूंगी। आपने जजमेंट देनी है बेटा, आपने डिसीजन देना है, आपने साबित नहीं करने बैठ जाना। समझे बात को? आप लॉयर नहीं बन रहे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं। और मजे की बात आपको बताऊं, एक सिचुएशन में, एक सर्टेन सिचुएशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो जज भी बन जाते हैं, वो जजेस के साथ बैठे होते हैं। जब आपका टैक्स का मसला होता है ना और आप हाई कोर्ट में जाते हैं अपील के लिए कि सर ये फलां बंदे ने मेरा टैक्स गलत काटा हुआ है, कमिश्नर के साथ आपका रोला हो जाए, टैक्स कमिश्नर के साथ, तो फिर आप जो हाई कोर्ट का जस्टिस होता है ना उसके साथ एक चेयर चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी लगी होती है। तो आप लॉयर नहीं होते, आप जज होते हैं। समझे बात को? इसलिए आपके सामने एक केस है, इसको साबित नहीं हमने करना, हमने कहना है कि जनाब कानून के हिसाब से ठीक है कि गलत है। क्लियर? समझ आ गई बात की? अच्छा, इसके बाद जनाब तीसरी एक्सेप्शन, किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक? तीसरी एक्सेप्शन है जनाब टाइम बार डेट। अच्छा, इसके लिए राइटिंग और रजिस्टर होना जरूरी नहीं है, ऊपर वाले के लिए, पहले वाले के लिए था। टाइम बार डेट का मतलब बेटा क्या है? देखिए बेटा, लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट आपको कहता है कि अगर आपने किसी से कोई कर्जा लेना है, कोई पैसे लेने हैं, तो 3 साल के अंदर अंदर वो पैसे रिकवर करवा लें, या कुछ सेटलमेंट एग्रीमेंट का एग्रीमेंट करके टाइम में थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 साल के अंदर तो क्या कर लें, उससे अपने पैसे वापस ले लें। अगर 3 साल तक आपने पैसे वापस ना लिए या आपने पैसे ना मांगे, तो 3 साल के बाद वो डेट एक्सपायर हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है? वो फिर आप लीगली उस बंदे से पैसे ले सकते। मिसाल के तौर पर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने कहा कि जी 1 लाख रुपए उधार दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। बी ने कहा ठीक है। उधार लेने का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ना, ए ने कहा बी को कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए वापस कर दूंगा, मुझे उधार दे दो, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब 4 साल गुजर गए, ए बी के पास गया, कहता है कि भाई पैसे दे दो। कहता कौन से पैसे? कहता तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट था कि तुम मुझे, मैं तुम्हें उधार पैसे दूंगा, तुम मुझे पैसे वापस करोगे। एक कहता भाई साहब जाओ कोई कॉन्ट्रैक्ट ले जाओ कोर्ट में। कोर्ट में जाके कहता है, कोर्ट कहती है कि भाई तुमने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था ए के साथ तो तब कॉन्ट्रैक्ट था वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक था, लेकिन क्योंकि अब लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट के हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स की भी एक्सपायरी डेट होती है। वो कहता है जी 3 साल तक आपका डेट जो होता है वो ठीक रहता है, 3 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है। कहता है जी क्योंकि अब 4 साल का अरसा गुजर चुका है, इस वजह से अब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है खत्म, यानी कि वॉइड हो चुका है, खत्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। तो इसको पैसों के हिसाब से अगर मैं कहूं तो आपका ये जो डेट है ये टाइम बार्ड हो चुका है। ओके, टाइम बार्ड का मतलब क्या होता है कि इसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे कानून क्या कहता है जी, अगर अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो इनफोर्सेबल नहीं रहा, 4 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन अब बी तरला नहीं करता है एक ही, वो कहता है यार मेहरबानी करो ये वैसे वैसे, एक कहता ठीक है तुम्हें सारे पैसे नहीं दूंगा, सारे पैसे भी कह सकता है, थोड़े पैसे भी कह सकता है, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ क्या कि ये जो टाइम बार्ड डेट है ये मैं तुम्हें पे करूंगा, टाइम बार्ड डेट में क्या करूंगा, पे करूंगा। अब ए ने बी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब नए कॉन्ट्रैक्ट में दोनों तरफ से कोई ना कोई कंसीडरेशन होनी चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन थी, बी ए को पैसे देगा और ए बी को रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे कोई कंसीडरेशन नहीं है, ए ने कहा जी मैं तुम्हें पैसे दूंगा कितने, सिर्फ और सिर्फ 90,000 रुपए, बी ए को कुछ भी नहीं देगा, मतलब यहाँ पे कंसीडरेशन बी के लिए है, ए के लिए कोई कंसीडरेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इस कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज नो कंसीडरेशन। अब यहाँ पे कानून कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट इस नेचर का है कि वो टाइम बार डेट को पे करने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग और रजिस्ट्रेशन में लिख लेना, बगैर कंसीडरेशन के भी ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक मान लिया जाएगा। टाइम बार डेट को पे करने का जो कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे उसको राइटिंग और रजिस्ट्रेशन में लिखेंगे, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा टाइम बार डेट को पे करने वाला, बेशक इसमें कंसीडरेशन कोई नहीं है क्योंकि कंसीडरेशन दोनों पार्टीज की तरफ से होती है, यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी को पैसे मिल रहे हैं, बेशक इसमें कोई कंसीडरेशन नहीं है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बिल्कुल
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जी, कहते हैं जी एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन शैल नॉट बी वॉइड इफ इट इज अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द डेटर और हिज एजेंट एंड इट रिलेट्स टू अमाउंट wholly, payment wholly or in part of the time bar debt. A time bar debt is a debt which a creditor cannot enforce payment for due of law of limitation. उसको हम time bar debt कहते हैं. ठीक है? तो कहते हैं जी अगर ये दो सिचुएशन है तो इन दो सिचुएशन के अंदर आपका time bar debt जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा बिल्कुल वैलिड होगा. क्लियर? नहीं समझ आई बात? हाँ जी ओके? दोबारा सुन लें. कहता जी आपके पास अगर कंसीडरेशन नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट किस नेचर का है, किसी टाइम बार डेट को पे करने का, तो उसको राइटिंग में लिखवा लेना. रजिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे साइन करवा लेना. ठीक है, डेटर अपने साइन कर दे, जिसने पैसे देने वो अपने साइन कर दे और राइटिंग में ले आए. ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए क्या बन जाएगा, वैलिड बन जाएगा. लेकिन अगर यहाँ पे ए बी में कहता है ठीक है तो मैं नजर दे दूंगा, फिर कुछ लिखता नहीं है, अभी भी बी जो है वो जाके कोर्ट में इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकता. क्यों? क्योंकि एनफोर्समेंट के लिए क्या जरूरी है, इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द डेटर और हिज एजेंट. गॉट इट? नहीं समझ रहे? ओके बेटा, चले आगे. इसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद बेटा टर्म है कंप्लीटेड गिफ्ट. कंप्लीटेड बेटा गिफ्ट का मतलब होता है कि आप गिफ्ट दे चुके हो, उसके बाद आप एग्रीमेंट कर रहे हो. देखिए हमने पढ़ा था नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे अगर आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब किसी को कोई चीज़ गिफ्ट के तौर पर देते हैं नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे, उसको राइटिंग और रजिस्ट्रेशन में लिख लें तो आपके पास हो जाएगा. अब यहाँ पे नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग किसके दरमियान, पार्टी स्टैंडिंग एट नियर रिलेशन, उनके दरमियान. ओके अच्छा, लेकिन यहाँ पे हमने कहा कि जनाब हर दूसरा बंदा नहीं. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने भाई को, छोटे भाई को गिफ्ट दूंगा ना, तो वो नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे होगा, क्योंकि हम दोनों नियर रिलेशन में, और राइटिंग और रजिस्ट्री में दे दूंगा तो वो गिफ्ट बिल्कुल ठीक माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक होगा. लेकिन अगर मैं यही गिफ्ट कहता हूँ ना मैं वकार को दूंगा, वकार अपने स्टूडेंट को जरूर है, लव एंड अफेक्शन भी है, लेकिन हम लोग नियर रिलेशनशिप में नहीं है, हम लोग सगे भाई नहीं है. ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे और वकार के दरमियान ऐसा रिलेशन नहीं है कि मैं इसको गिफ्ट दे सकूं नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे. तो कानून कहता है कि लिहाजा जहां पे पार्टीज स्टैंडिंग एट नियर रिलेशन ना हो वहां पे नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग अरोज नहीं हो सकता और वहां पे किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट भी नहीं हो सकता. लेकिन साथ ही वो कहते हैं जी अगर आपने गिफ्ट दे दिया हो, लेट्स सपोज मैं अपना लैपटॉप गिफ्ट कर दूंगा कार को और बाद में कार बोले कि सर आपने लैपटॉप तो दे दिया लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कहीं नहीं बनाया, तो अब दिस इज कॉल्ड कंप्लीटेड गिफ्ट, कि मैं गिफ्ट दे चुका हूं. दिए हुए गिफ्ट का बाद में जब मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, अब यहाँ पे पार्टीज को नियर रिलेशन पे आने की जरूरत नहीं है. ये मैं कॉन्ट्रैक्ट मैं गिफ्ट किसी को भी दे सकता हूँ और बाद में किसी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ. ठीक है, उसको मैं क्या करूँगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंप्लीटेड गिफ्ट. तो कानून कहता है कि अगर आपने कंप्लीटेड गिफ्ट का कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसको भी आप राइटिंग और रजिस्ट्रेशन में ले आए और आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, बिल्कुल वैलिड बन जाएगा. पढ़ते हैं जनाब क्या कह रहे हैं. गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एक्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरली एंड विदाउट कंसीडरेशन बाय वन पर्सन. उसको मैं कहते हैं डोनर, टू अनदर पर्सन, जिसको हम कहते हैं डोनी, एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी. एनी कंप्लीटेड गिफ्ट actually made between donor and donee is valid. जो completed gift हो चुका है बिल्कुल valid है. Although without consideration, a gift is executed in writing through a deed duly registered. और जो gift deed आपने बनानी है वो बिल्कुल registered होनी चाहिए, writing में आपको लिखनी पड़ेगी कि जी फलां चीज मैं अपने भाई अपने दोस्त को कार को गिफ्ट कर चुका हूँ. Got it? तो ये एग्रीमेंट, गिफ्ट का जो एग्रीमेंट होगा ये भी आपके पास बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट समझेगा. यहाँ तक मसला सारी. सर इसमें कंसीडरेशन डोनर की नहीं है. डोनर के लिए तो कंसीडरेशन कोई नहीं है, डोनी के लिए कंसीडरेशन है. इसका मतलब क्या हो, कंसीडरेशन दोनों के लिए होनी चाहिए. अगर दोनों में से किसी एक के लिए कंसीडरेशन नहीं है तो देयर इज नो कंसीडरेशन. ठीक है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. वही तो हम एक्सेप्शन तो पढ़ रहे हैं, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. ओके बेटा, तो ये बेटा इसकी एक्सेप्शंस थी. यहाँ तक किसी किस्म के मुस्लिम साहब ये 4 किस्म के हमारे 5 किस्म के हमारे पास एक्सेप्शन है. अच्छा, अब इसके अलावा हम कहते हैं जी कि कंसीडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी है. एडिक्वेसी का मतलब होता है कि जो चीज जितनी वर्थ रखती है क्या कंसीडरेशन उतनी होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं अहमद को कहता हूं कि मेरे पास लाहौर में डीएचए में एक
1 कनाल का मेरे पास घर है जिसकी मालियत 10 करोड़ रुपए है, मैं आपको वो घर 1 लाख में बेचता हूँ, तो क्या ये कंसिडरेशन गलत है? 10 करोड़ वाली चीज 1 लाख रुपए में दे रहा हूँ, इसको कहते हैं जनाब कोई एडिक्वेसी तो नहीं है, कोई मुनासिबत तो नहीं है, इनएडिक्वेट है ना कि एक 10 करोड़ वाली चीज 1 लाख में देना, इट इज इनएडिक्वेट। लेकिन कानून कहता है कि इनएडिक्वेसी की बेस पे आप कंसिडरेशन को गलत नहीं कह सकते। कंसिडरेशन की अमाउंट कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो ट्रांसफर यानी कि प्रोमिसर और प्रोमिसी की अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो जिस रेट पे भी करे, जिस रेट पे भी करे, गॉट इट। तो इनएडिक्वेसी की बेस पे हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को गलत नहीं कह सकते। हाँ, हमारे लिए वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा। अब जैसे एग्रीमेंट जाएगा कोर्ट में, मैं जाकर कोर्ट में कहूँगा कि सर मेरे ऊपर जुल्म किया है, कोर्शन किया है, मेरे ऊपर जो है अहमद ने जबर किया है और मेरा घर हथियार लिया है। कोर्ट कहेगी कैसे, तुम्हारा तो एग्रीमेंट था। मैंने कहा सर कॉन्ट्रैक्ट को पढ़िए, 10 करोड़ का घर 1 लाख रुपए में इसको बेच रहा हूँ, क्यों, मैं पागल? अब कोर्ट कहेगी हाँ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है, लेकिन अब ये ट्रांजैक्शन डाउटफुल हो चुकी है, अब इसके ऊपर बहस होगी। अगर ये साबित हो गया कि इसने मेरे पे कोई जबर किया था, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइडेबल। जब तक साबित नहीं होता तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है। ओके, कि कंसीडरेशन कुछ भी हो सकती है, इनएडिक्वेसी की बेस पे हम किसी भी कंसीडरेशन या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को गलत करार नहीं दे सकते। क्लियर? यहां तक मसलन साहब बेटा। ओके जी, इसके बाद कहते हैं जी सर्कमस्टांसेस वेयर ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन इज अनलॉफुल। हमने कहा था कि कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल। कहते हैं जी कब समझा जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंसीडरेशन या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है। हमने कहा जनाब अगर तो एग्रीमेंट इस नेचर का है कि उसमें जो कुछ ऐसा काम हो रहा है विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, जिसका कानून ने मना किया। मिसाल के तौर पर कानून ने कहा जी चर्च की ट्रांजैक्शन नहीं करनी, चर्च की सेल परचेज नहीं होगी, ये फॉरबिडन बाय लॉ है। अगर आप चर्च की ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट क्या होगा, अनलॉफुल होगा। गॉट इट? समझ आई बात की? ओके, सेकंड नंबर पे कहते हैं जनाब आपके पास कि इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस तरह का ना हो कि अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अलाउ करें तो वो किसी लॉ की वायलेशन करे। मिसाल के तौर पर ए ने बी से कहा कि भाई मुझे 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपए मुझे उधार दे दो। बी ने कहा जी क्या करना है? कहता जी मेरा एक भांजा है सी जो कि माइनर है, अभी 10 साल का है, उसकी शादी करवानी है, मुझे उसकी शादी के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। अब कानून कहता है कि ए और बी का ये जो उधार का कॉन्ट्रैक्ट है ये तो वैलिड है, लेकिन अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट अलाउ कर दिया तो ये जो अपने भांजे की जो उसका 10 साल का भांजा उसकी शादी करवा देगा। और लॉ कहता है कि जनाब अर्ली मैरिज फ्रेम का एक लॉ है कि जनाब आप किसी भी बच्चे की जब तक वो 18 साल या उससे ज्यादा एज का नहीं हो जाता, जब तक वो माइनर है, माइनर की शादी आप नहीं करवा सकते। ये लॉ है कि अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट अलाउ कर दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये मेरे पास एक लॉ की वायलेशन करेगा, तो लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए क्या है, अनलॉफुल। ठीक है जी, पढ़िए बेटा क्या कह रहा जी, कहता है कि ना इट इन्वॉल्व्स फॉर सच नेचर is of such nature if permitted it would defeat the provisions of any law। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कि अगर हमने इसको अलाउ कर दिया तो ये किसी दूसरे लॉ की वायलेशन करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट भी आपके लिए क्या होगा, अनलॉफुल। इस फ्रॉडुलेंट जनाब फ्रॉड के ऊपर मबनी है। बैंक लूटने का कॉन्ट्रैक्ट अहमद ने वकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि दोनों मिलकर बैंक लूटेंगे और जो भी पैसा आएगा 50-50, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो कानून कहता है कि दिस इज अनलॉफुल। ओके, involves or implies injury to the person or property of another। मैं अहमद को कहता हूँ कि अहमद भाई जाके एक स्पेसिफिक कॉलेज के अंदर शीशे वगैरह तोड़ के आओ, हमारे को पैसे नहीं दे रहे। अब मेरा और अहमद के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है कहता है कि किसी को भी नुकसान पहुंचाना, उसकी जायदाद को या उसकी जान को नुकसान पहुंचाना हकीकत में अनलॉफुल है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, अनलॉफुल कंसिडरेशन। कहता है जी उसके बाद फिर कोर्ट इसको इमोरल कहते हैं या अपोज पब्लिक पॉलिसी। कोर्ट कहते हैं कि जनाब ये गैर अखलाकी है। मिसाल के तौर पर मैं आप इससे शर्त लगाता हूँ, मैं जाके कहता हूँ कि जनाब शर्त लगाओ, बैट लगाओ मेरे साथ पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे, बैट लगेगी। अब जुआ लगाना लॉ कहता है कि इट इज इमोरल, तो इमोरल की वजह से जनाब ये क्या होगा,
ये कॉन्ट्रैक्ट कंसीडरेशन वॉइड हो जाएगी। ठीक है, यहां तक बेटा मसलन फाइल। अच्छा जी, आखिरी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, वेयर ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन इज पार्शियली अनलॉफुल, कि आपके पास ऑब्जेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट के दो हिस्से हैं, एक लॉफुल है और एक अनलॉफुल। एक एमसीक्यू इस दफा उसने पूछा था, इस दफा उसने एक एमसीक्यू पूछा था। एमसीक्यू क्या था? मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि देखिए भाई इस दफा के पेपर में जो कल परसों आपका पेपर हुआ है उसके अंदर उसने एमसीक्यू दिया था। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी मैं आपको 10 मछलियां या 10 डॉल्फिन्स, डॉल्फिन के स्पेलिंग पता नहीं है यार, एनीवेज ये अच्छा आएगा, डॉल्फिन्स इंडस रिवर से और 8 डॉल्फिन्स जापान से, जो भी पॉसिबल हुआ मैं करके दूंगा। या तो 10 डॉल्फिन्स कहां से पकड़ के दूंगा आपको मैं, इंडस रिवर से, या फिर 8 डॉल्फिन्स मैं आपको जापान से मंगवा के दे दूंगा। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ने कहा ओके। अब ए ने बाद में कहा कि बाद में एक रूल पास हो गया, यानी कि परफॉर्मेंस से पहले एक रूल पास हो गया कि जनाब इंडस रिवर में से कोई भी बंदा डॉल्फिन को कैप्चर नहीं करेगा। अब बी कहता है, ए ने बी को कहा कि सर रूल पास हो गया, अब इंडस में से तो हम आपको पकड़ के नहीं सकते। अब कानून कहता है कि जी रूल पास होने की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट के दो हिस्से थे, एक हिस्सा तो हो गया इलीगल, कि अगर वो इंडस रिवर से दरिया सिंध में से अगर वो डॉल्फिन पकड़ेगा तो गैर कानूनी काम करेगा, लेकिन वो जापान से डॉल्फिन्स मंगवा सकते हैं, ये हिस्सा इसमें क्या है, लीगल। तो कानून कहता है कि ना अगर आपके पास एक हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा इलीगल है दूसरा हिस्सा लीगल है, तो इलीगल वाला छोड़ के लीगल वाला बिल्कुल ठीक कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। जी, अगर सारे का सारा कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप उसको अलग नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते, तो सारे का सारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, देखिए जी कहता है जी इफ एनी पार्ट ऑफ सिंगल कंसीडरेशन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, और इफ एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसीडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, तो क्या होगा, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के एक हिस्सा लीगल और एक हिस्सा इलीगल है तो क्या होगा, लीगल हिस्सा ठीक और दूसरा इलीगल हिस्सा वॉइड हो जाएगा। और अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट के दोनों हिस्से अगर आपके पास इलीगल हो गए तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट सारा का सारा क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 भी देखिए, लेकिन खत्म हो गया। ओके, बंद कर दो। एनी क्वेश्चन?